मैं हूं आपके सामने गौरव निगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का समापन। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में भी 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वैसे ही उससे हटकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसके लिए हमारा कभी कभी माइंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि इन क्वेश्चंस के साथ हमको डील कैसे करना है। तो आइए स्क्रीन पर जो आपको 5 क्वेश्चन अब नजर में आ रहे हैं, उन 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन एन एसेट इज द टेकन बाय ए पार्टनर, जब कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है तो उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आंसर्स हमसे क्यों में मांगे जा रहे हैं वाई के अंदर, तो हमको अपने ब्रेन को थोड़ा और शार्प करना पड़ता है इस क्वेश्चंस के लिए कि जब किसी बात का जो हमसे वाई में मांगा जाता है तो हमको वहां पे बहुत अच्छे से उस बात का आंसर अच्छे से पता होना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट इसलिए करते हैं जब वो एसेट लेके जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी, देखो पहली बात तो फर्म की है, फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर लेकर जा रहा है तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, पार्टनर का मतलब क्या बनता था लेकर जाने का? अगर पार्टनर अब लेकर जा रहा है तो उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। उतने ही अमाउंट से हमको उसकी कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फर्म का राइट है। फर्म कहती है कि देख भाई, जब तू मेरी प्रॉपर्टी को लेके जाएगा तो मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी नजर में कम हो गई है ना। जब भी प्रॉफिट होता तो मैं प्रॉफिट तेरे को ही तो बांटती रहती हूँ। अब तू मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी लेके जा रहा है, मेरी प्रॉपर्टी लेके जा रहा है, तो तेरी उतने ही अमाउंट से हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक दैट द लोन बाय अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? क्या हमको ऐसा लगता है क्या कि पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया हुआ है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, क्या वो लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पार्टनर का जो लोन होता है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज के अंदर काउंट नहीं होता है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम केवल उन्हीं लोगों की लाइबिलिटीज को ही ट्रांसफर करते हैं, फर्म की वही लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं जो फर्म की नजरों में आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है। बट पार्टनर का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी के अंदर काउंट नहीं होता है। मान लो 3 पार्टनर हैं, अगर तीनों के तीनों पार्टनर ने या किसी एक पार्टनर ने या 2 पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो ये लोन फर्म की नजर में पार्टनर्स का लोन कहलाता है। और जब पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया होता है तो हम उनके लिए अलग से पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसलिए पार्टनर के लोन अकाउंट को अलग से क्रिएट करने की वजह से हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं। एक रीजन और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पार्टनर का लोन अकाउंट, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, वो आउटसाइड लाइबिलिटी के अंदर काउंट नहीं होता है। इसलिए हम इसको, पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से थोड़ा मिलता जुलता है पर हटकर है, आंसर आपको इसी क्वेश्चन के आंसर में से मिल जाएगा। डू यू थिंक दैट द लोन बाय ए पार्टनर रिलेटिव इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड व्हाई? अगर कोई पार्टनर का रिलेटिव है, मान लो ए है, पार्टनर तो ये तीनों काम कर रहे हैं फर्म के अंदर, मान लो ए का रिलेटिव, मान लो ए के सन ने, बेटे ने, या ए की वाइफ ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ए के बेटे ने या ए की वाइफ ने मान लो फर्म को लोन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस लोन को जो बेटे ने या वाइफ ने दिया है, क्या आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों? अगर नहीं करते हैं तो क्यों? तो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स को छोड़कर जितने भी और लोग हैं, कोई भी हो, चाहे वो पार्टनर का रिलेटिव ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो लोन हम कहां पे दिखाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्यों दिखाएंगे? बिकॉज दीज लोन्स आर कॉल्ड द आउटसाइड लाइबिलिटीज, हम इनको बोलते हैं फर्म की आउटसाइड लाइबिलिटीज। इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर्स को छोड़कर कोई भी पर्सन हो, चाहे वो पार्टनर का रिलेटिव हो, पार्टनर की वाइफ है, पार्टनर का फ्रेंड है, कोई भी पर्सन अगर फर्म को लोन देता है तो वो आउटसाइड लाइबिलिटीज के अंदर काउंट होता है। और जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं हम कहां पे शो करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है,
और जब किसी पार्टनर ने लोन दिया हो फर्म को तो हम अलग से स्पेशल एक लोन अकाउंट रेडी करते हैं, वो लोन अकाउंट पार्टनर का ही रेडी होता है। ये बात मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन के आंसर में भी दिया है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पार्टनर का लोन अकाउंट हमको अलग से रेडी करना होता है। पर पार्टनर के रिलेटिव ने, फ्रेंड ने, किसी ने भी फर्म को लोन दिया हो तो वो आउटसाइड लायबिलिटी है, उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर उसकी फुल फ्लैश पेमेंट हमको करनी ही होती है 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोविजन अगेंस्ट द एनी एसेट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद होने के टाइम पर मान लो किसी एसेट के ऊपर कोई प्रोविजन है, किसी एसेट्स के ऊपर उसका कोई प्रोविजन बना हुआ है तो उसको हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला टॉपिक हम पिछली वीडियोस में काफी बार डिस्कस करते आए हैं। मान लो ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर आपके पास डेटर्स हैं, ये है मान लो 5 लाख के, इसके ऊपर मान लो प्रोविजन है 10,000 का, यहां पे हमने कितने लिखे हुए डेटर, 4,90,000। एसेट साइड के कॉलम में कितने लिखे हुए, 4,90,000। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फर्म के बंद होने का टाइम है, फर्म के बंद होने के टाइम पर मान लो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रोविजन दिया हुआ है तो आप प्रोविजन के साथ कैसे डील करते हो। सिंपल सी बात देखिए, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं हम क्या करते हैं, एसेट्स को हमेशा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। हालांकि डेटर देखो यहाँ पे कितने हैं, 5 लाख में से 10,000 कम होने के बाद डेटर हमको नजर में आ रहे हैं 4,90,000। फिर भी हम क्या करेंगे, डेटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में 5 लाख पे ही ट्रांसफर करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फर्म के बंद होने के टाइम पर अगर किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रोविजन बना हुआ दे रखा है तो वो प्रोविजन हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात है, प्रोविजंस को हमने डेबिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसेट्स के ऊपर अगर प्रोविजन दिए हुए हैं, फर्म बंद हो रही है तो प्रोविजन को क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए क्रेडिटर, जब कोई क्रेडिटर हमारी एसेट ले लेता है अपनी पेमेंट के बदले में और जबकि एसेट की वैल्यू उसको जो पेमेंट करनी थी उससे कम है तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, मान लो क्रेडिटर हैं हमारे पास 4 लाख के, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्रेडिटर है मान लो 4 लाख के और वो हमारी एक बिजनेस की एसेट को लेके चला गया, एसेट है मान लो वो 3.5 लाख की वैल्यू की, या वो लगा लो कि वो एसेट 4 लाख की थी पर वो 3.5 लाख में लेके गया है, तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। अगर वो फुल सेटलमेंट के लिए लेकर जा रहा है, उसने बोला कि देख मैंने तेरे से 4 लाख लेने हैं, मैंने बोला हाँ ठीक है तूने मेरे से 4 लाख लेने हैं, कहता है एक काम कर फुल सेटलमेंट में तू मेरे को 3.5 लाख वाली प्रॉपर्टी दे दे। अब उसकी मर्जी है, 4 लाख के बदले में फुल सेटलमेंट में कितने लेके जा रहा है, 3.5 लाख। आपको 50,000 की पेमेंट करने की बात टॉपिक में नहीं बोली गई है, फुल सेटलमेंट के बदले में दे रहे हैं, तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, लेट्स सी प्रैक्टिकल। मान लो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मान लो आपने एक बिल्डिंग 3.5 लाख की यहां पर ट्रांसफर करके अकाउंट क्लोज किया था और यहां पे मान लो आपने क्रेडिटर्स लिख दिए थे 4 लाख के, क्योंकि बैलेंस शीट में से हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर करके एसेट्स के अकाउंट क्लोज करते हैं, लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करते हैं। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग से मैंने 3.5 लाख रुपए कैश वसूल कर लिए, क्या वसूल कर लिए, 3.5 लाख कैश, और इधर मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास पैसा कुछ और एसेट से भी आया हुआ है, 3.5 लाख के अलावा और भी पैसा मेरे पास रखा हुआ है, मैंने यहां पर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी 4.5 लाख, सॉरी 4 लाख के बदले में कितनी पेमेंट लेने के लिए रेडी है ये, 3.5 लाख। मैंने क्रेडिटर्स को फुल फ्लैश पेमेंट कितनी कर दी, फुल सेटलमेंट में 4 लाख के बदले में उसको मैंने कितने की पेमेंट कर दी, 3.5 लाख। अब सोचकर देखो, मैं एसेट्स को सेल करता 3.5 लाख आते, फिर उसको मैं 3.5 लाख पे कर देता, तो ये एंट्री क्या हो गई है, क्रॉस हो गई है। तो इस एंट्री को करने की बजाय
पार्टनर्स ने, फर्म ने क्या बोला क्रेडिटर को, देख भाई 4 लाख तुमने हमसे लेने हैं, तो फुल सेटलमेंट के बदले में 3.5 लाख की प्रॉपर्टी ले जा। तो वो 4 लाख के बदले में फुल सेटलमेंट के लिए 3.5 लाख की प्रॉपर्टी लेके गया। तो आपको क्या लगता है कि जर्नल एंट्री करने की जरूरत है, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि 3.5 लाख आप यहां लिखोगे, पहले 3.5 लाख आप यहां पे लिखोगे। तो आपको इस केस के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा या नफा नुकसान जो भी होना है वो रियलाइजेशन अकाउंट से पता लग जाएगा। तो अगर कोई पार्टनर कोई प्रॉपर्टी लेके जाता है, हालांकि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसको जो अमाउंट देना है उससे कम है, पर वो फुल सेटलमेंट में लेके जा रहा है, तो हमको कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत इस केस में नहीं है। तो ये थे हमारे 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आई थिंक आपके कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी बहुत काम आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे।